ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। और ग्रेविटेशन टॉपिक हम लोगों ने काफ़ी कंप्लीट भी कर लिया है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था? तो फर्स्ट वी सॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा, ओके, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अच्छा, और वो जो वेरिएशन है तो वो तीन कारणों की वजह से होता है। okay? तो पहला वाला जो कारण है तो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू एल्टीट्यूड, okay, with respect to surface of earth। और उसमें जो हमारा फॉर्मूला आया था दैट वाज जी एच इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला फॉर्मूला था, ओके, दैट वाज वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। तो एल्टीट्यूड यानी हम लोगों ने क्या लिया था, हाइट एच लिया था। ओके, यहाँ पे ड्यू टू डेप्थ दी, तो उसका जो फॉर्मूला था दैट वाज जी डी इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट वन माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला था। तीसरा जो था वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड, और इसका जो फॉर्मूला था तो वो कुछ इस तरह से था, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर पाई, ठीक है। अगर आपको ये याद होगा, ओके, यस, तो इसमें हम लोगों ने पहला बोला था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। ओके, तो पोल्स पे फाई का वैल्यू क्या रहता है? तो फाई का वैल्यू इज आइदर, ओके, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो कॉस फाई क्या हो जाता है? हम लोग बोलते हैं कॉस 90 और कॉस 270 दोनों का वैल्यू क्या है? इट इज जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है? जीरो। और अपने पास रहता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जीरो, और उसको हम लोग बोलते हैं जी मैक्स। और एट इक्वेटर हम लोग बोलते हैं ये हो जाता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इक्वेटर पे फाई का वैल्यू जो रहता है इट इज आइदर जीरो और इट इज 180। यस, ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि कॉस फाई का वैल्यू क्या आता है? कॉस फाई का वैल्यू आता है आइदर वन और इट इज माइनस वन। एंड कॉस स्क्वायर फाई क्या रहेगा? तो वन स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर भी क्या रहेगा? वन। तो बोलने का मतलब ये एट इक्वेटर कॉस स्क्वायर फाई का वैल्यू हो जाता है, ओके, वी से cos square phi becomes equal to 1 at equator, you can say at any point on equator, ठीक है। तो वो केस में हम लोग बोलेंगे g equator this becomes equal to what? g minimum, ठीक है। तो ये सब देखा था। अच्छा, इसमें जो पहला वाला केस है उसमें एक पर्टिकुलर केस ऐसा था, इफ h is very much less than r, यानी हम लोग बोलते हैं कि the satellite is very close to the surface of earth, ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हम लोग बोलेंगे h का वैल्यू क्या है? बहुत कम है। ओके, तो जैसे रेडियस हम लोग बोलते हैं लेट अस से इट इज 6400 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ हाइट का वैल्यू हम लोग 50, 100 या 200 या 300 किलोमीटर लेते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो रेशियो है एच अपॉन आर का, ओके, वो बहुत ही कम आएगा। ओके, यस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज जी एच इज इक्वल टू वॉट? जी इंटू ब्रैकेट वन माइनस टू एच अपॉन आर। ओके, तो ये जो ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, मैं तो हमेशा आपको बोलूँगा कि गो फॉर दिस फॉर्मूला, ओके, यस। लेकिन कुछ केस में जहाँ पे एच का वैल्यू बहुत कम है, ओके, सो आप ऐसे कौन सा केस कंसिडर कर सकते हैं? ओके, तो जहाँ पे एच का वैल्यू 400 या 500 किलोमीटर तक है, तब तक ये फॉर्मूला क्या है? ओके, आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको क्लोज इनफ रिजल्ट आएगा, ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। एनीवे, तो ये सब पार्ट देखा था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने एक और कंसेप्ट देखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। जो थर्ड हम लोगों ने पार्ट देखा था दैट वर केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। पिछले लेक्चर में मैंने ये जो वर्ड है प्लानिटरी, ओके, वो नहीं लगाया था, तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है। तो इसमें भी हम लोगों ने लॉ ऑफ
orbit, law of equal areas, and लॉ ऑफ पीरियड देखा था. ओके, जिसको हम लोग केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ भी बोलते हैं. ओके, तो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि लॉस के ऊपर एक हाथ कोई क्वेश्चन आ सकता है एरियल वेलोसिटी का. ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ओके द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस. तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है. एनीवे, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट ओके विच इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी. ठीक है, यस. तो ये पार्ट मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ. Okay, so we are going to start with the concept of critical velocity. अब critical velocity start करने के पहले okay, हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग अर्थ से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ओके तो उसको मिनिमम क्या यूज करते हैं हम लोग, टू स्टेज प्रोजेक्शन यूज करते हैं. ठीक है, यस. तो ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो उसमें पहला स्टेज क्या रहता है कि जो रॉकेट रहता है ओके उसको एक डिजायर्ड हाइट तक लेके जाया जाता है. सही है. ओके, वो डिजायर्ड हाइट तक लेके जाने तक हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज रॉकेट काम करता है. तो वो सरफेस से क्या करता है, रॉकेट को एक डिजायर्ड हाइट पे लेके जाता है. ठीक है, सेकंड स्टेज रॉकेट क्या करता है ओके तो ये जब डिजायर्ड हाइट मिल जाती है तो फर्स्ट स्टेज रॉकेट क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है. और हम लोग रॉकेट को क्या करते हैं, बाय 90 डिग्री ओके रोटेट करते हैं. अब ये रोटेट होने के बाद हम लोग बोलते हैं ओके सेकंड स्टेज रॉकेट क्या होता है, एक्टिवेट होता है. और वो उसको क्या देता है, एक थ्रस्ट देता है. ओके, वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है. वो फोर्स के कारण ओके हम लोग बोलते हैं कि जो सैटेलाइट ऊपर आया है एट हाइट एज और जिसको हम लोगों ने 90 डिग्री से रोटेट किया है ओके नाउ इट गेट्स व्हाट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इफ इट इज इक्वल टू व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट ओके रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है ये जब ऊपर जाता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो वर्टिकल था उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देते हैं like this, and then we give it a horizontal velocity of projection. Now if this horizontal velocity of projection is equal to the critical velocity, the satellite continues to revolve in circular orbit. Okay? ये perfect circle तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सर्कुलर तो दिख रहा है. ओके, यस. तो अगर VH इज इक्वल टू VC ओके और ये हमारी अर्थ है यस और ये हाइट H है, दिस इज द डिस्टेंस रेडियस. तो रेडियस दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन आई होप आपको ये समझ में आए. ठीक है, अच्छा. व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उसका डेफिनेशन है ओके द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ओके गिवन टू अ सैटेलाइट एट अ डिजायर्ड हाइट so that it revolves in a circular orbit around the earth is called as what, critical velocity. critical velocity के लिए कंडीशन क्या है ओके तो हम लोग बोलते हैं कि the centripetal force required for successful circular motion is provided by the gravitational force. Okay? ये बेसिक बेसिक कुछ बात है. तो अगर आप लोगों को अगर नहीं समझा है आज भी ये टॉपिक तो इसका भी काफ़ी टाइम रिवीजन हो चुका है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है. ठीक है, यस. तो वापस आपके पास चांस है कि आपका नॉलेज आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो. ठीक है, यस. तो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ध्यान में रखना है. ओके, अच्छा. जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है mv² बाय r. लेकिन जो v है, v को हम लोग क्या बोलेंगे, इट शुड बी इक्वल टू vc. ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा एट हाइट h. ओके, सो विल से इट इज गोइंग टू बी g इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r². ओके, यस. यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये डिस्टेंस, दिस वन, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, r. ओके, यस. तो टोटल जो है ये r प्लस h, हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h. एंड दिस स्मॉल r ओके यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. आई होप आपको ये क्लियर है. ओके, तो mvc²/r इज इक्वल टू g इंटू m इंटू स्मॉल m अपॉन r². इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा vc² इज इक्वल टू व्हाट,
स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा कैपिटल जी एम अपॉन आर। यू कैन से पी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, और यू कैन से इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आई होप अभी आया समझ में। ठीक है, तो ये था आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, यस। अच्छा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, विल अगेन यूज अ फॉर्मूला जी एच इज इक्वल टू वॉट, जी इंटू ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट करता हूँ, ओके, तो रीअरेंजमेंट क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको। वी नो दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू वॉट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यस, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये मैंने अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास रहेगा जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अभी आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ओके, इसमें आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जो है उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच। ठीक है, और ये जो एक आर प्लस एच है वो जी एच को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा जी एच इंटू आर प्लस एच। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो जी एच है वो है जी सफिक्स एच, इट इज नॉट जी इंटू एच। ओके, ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो जी एच इंटू आर प्लस एच विल बी इक्वल टू वॉट, जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम लोग जी एम अपॉन आर प्लस एच में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपको वीसी का एक और इक्वेशन मिलता है, वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तो मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ कि सीईटी में एक आध बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके, कि इनमें से ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला वैलिड है। वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच एंड वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच इंटू आर प्लस एच। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये दोनों में से कौन सा सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, यस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन लिया है। लेकिन इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ओके, द क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके, इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट बाय विच रिलेशन। तो मैं बोलूँगा वो फाइंड करने के लिए मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आपने ये वाला इक्वेशन यूज करना है। क्यों, तो इसमें कैपिटल जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँगा वी सी इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच। ठीक है, वहाँ पे आप ये वाला रिलेशन यूज नहीं कर सकते। क्यों, तो वहाँ पे आप ये वाला रिलेशन यूज नहीं कर सकते, उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते वी सी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच। क्यों, तो इसके पीछे कारण ये है कि जी एच, ओके, इज नॉट कॉन्स्टेंट, जी भी वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एच। ओके, यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इक्वेशंस दोनों सही है, लेकिन अगर आपको पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो उसमें आप लोगों ने जो फर्स्ट वाला रिलेशन है तो क्या करना है, कंसीडर करना है। ये क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। अच्छा हाँ, इरेज करने के पहले एक और बात है, अगर हम लोग बोलते हैं इफ एच इज वेरी मच लेस देन आर, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, द रेडियस ऑफ अर्थ इटसेल्फ। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हाइट जो है तो वो 80 या 100 किलोमीटर पे है, जैसे पोलर सैटेलाइट्स होती है, ओके, लेट अस से 100 किलोमीटर ले लिया, तो मैं बोलूँगा आर प्लस एच, तो 6400 प्लस 100 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, 6400। ये आपको आ रहा है समझ में। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एच का वैल्यू 100 है और आर का वैल्यू 6400 है, तो हम लोग बोलेंगे रेशियो क्या होगा, 1:64। ऐसे इसमें मैक्रो लेवल पे हम लोग बोल सकते हैं आर प्लस एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, आर है। तो हमारा जो वीसी है वो बन जाता है आपका, दिस विल बिकम, एक तो आप उसको ये फॉर्मूला ले सकते हैं जी एम अपॉन आर, या फिर वो फॉर्मूला बन जाता है वी सी इज इक्वल टू जी इंटू आर। इसके पीछे कारण ये है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर एच इज वेरी मच लेस देन आर, जी एच का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल जी ओनली,
यानी GH का वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होता है, और R प्लस एच जो है, R प्लस एच और R का वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये वाला केस भी ध्यान में रखना। ये आपको क्लियर हुआ है फॉर्मूला, ठीक है? यस। तो ये सब मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा है, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है? तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के लिए मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट का रिक्वायरमेंट है, या उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। अब बेसिकली 2 स्टेज रॉकेट का कंसेप्ट क्या है, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। मैं वापस आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो हम लोग बोलते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ओके, जो फर्स्ट स्टेज रॉकेट है, तो फर्स्ट स्टेज रॉकेट जब फायर होता है, ओके, तो इट टेक्स सैटेलाइट, ओके, टू अ डिजायर्ड हाइट, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज रॉकेट का काम क्या है, वो सैटेलाइट को क्या करता है, एक डिजायर्ड हाइट पे लेके जाता है। फिर सैटेलाइट जो है वो 90 डिग्री से हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है? वो पीरियड में हम लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज रॉकेट है वो डिटैच हो जाता है। अब सेकंड स्टेज रॉकेट क्या होता है, तो वो फायर होता है। सेकंड स्टेज रॉकेट क्या करता है, तो वो सैटेलाइट को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देता है। अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इफ इट इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, तो सैटेलाइट हम लोग बोलते हैं इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है? यस। तो इसमें कुछ 5 केसेस हैं, ओके। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हेन VH इज लेस देन VC, ओके, तो सैटेलाइट क्या करता है, एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, ठीक है? उसका जब वो पूरा एक एलिप्टिकल चक्कर हो जाता है, ओके, तो वो वापस जब, ओके, एट द पॉइंट ऑफ पेरिगी पहुंचता है। अब पेरिगी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ओके। ये वाला डायग्राम है, ओके। तो इसमें एक केस ऐसा है कि इफ VH इज इक्वल टू VC, अभी ये डायग्राम में उन्होंने VH नहीं बोला हुआ है, उसको V बोला हुआ है, ठीक है? आपको ये ध्यान में रखना है, ये क्या है, VH है। तो इफ VH इज इक्वल टू VC, हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट विल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है? इफ VH इज लेस देन VC, तो ये डायग्राम में कैसा दिखाया हुआ है कि सैटेलाइट डायरेक्टली क्या हो रहा है, ओके, इट इज फॉलिंग, ओके, थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना है, ओके, कि जब VH इज लेस देन VC, तो टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला हुआ है कि जो सैटेलाइट है, ओके, वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगी, ओके। और वो फॉलो करते वक्त हम लोग बोलते हैं व्हेन द सैटेलाइट कम्स एट दिस पॉइंट, ओके, ये वाला जो पॉइंट है, सैटेलाइट जब यहाँ पे आती है, तो ये पॉइंट क्या है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको बोलते हैं पेरिगी, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं एपोगी, ये ध्यान में रखना है। तो जब पेरिगी की तरफ पहुंचता है वो, तो हम लोग बोलते हैं इट एंटर्स व्हाट, अर्थ एटमॉस्फेयर, और वो इस तरह से क्या हो जाता है, गिर जाता है। यानी उसका जो पूरा ऑर्बिट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है? तो जब ये पेरिगी की तरफ आ रहा है, देन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर और गिर जाता है, ओके। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि V का वैल्यू बहुत ही कम है VC से, ओके, तो बहुत बार डायरेक्टली क्या हो जाता है, इट फॉल्स। ये आपको क्लियर है? तो एक केस क्या है, VH इज इक्वल टू VC, ऐसे इसमें वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। दूसरा वाला केस जो है VH इज लेस देन VC, इट विल फॉलो एलिप्टिकल पाथ, लेकिन पेरिगी के पास आते वक्त, पेरिगी इज व्हाट, तो इट इज क्लोजेस्ट पॉइंट टुवर्ड्स द अर्थ इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होगा, अंदर आ जाता है, और ये प्रोसेस में ड्यू टू फ्रिक्शन इट लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, और वो एक स्पाइरल पाथ क्या करता है, फॉलो करते वक्त, ओके, इट फॉल्स डाउन, ओके, टुवर्ड्स द अर्थ। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, इसमें एक और केस ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं इफ VH इज ग्रेटर देन VC बट लेस देन VE। अब VE क्या है, तो हम लोग बोलते हैं VE इज एस्केप वेलोसिटी, ओके। और ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, एस्केप वेलोसिटी इज व्हाट, तो इट इज दैट वेलोसिटी व्हिच इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है? तो इसके साथ हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी का भी कंसेप्ट क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है? यस। तो ये जो पांचों केसेस है वो होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे, ठीक है? एनीवे, अगर VH का वैल्यू VE और VC के बीच में है, ओके, तब हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैसे आपका ये डायग्राम है, ओके, यस, तो इट विल फॉलो, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ओके। सो इफ VH, ओके, इज बिटवीन VE एंड VC, तो वो अपने एलिप्टिकल पाथ पे क्या होते रहेगा, ओके, इट विल तो इफ VH इज बिटवीन VE एंड VC, यानी VH इज ग्रेटर देन VC बट लेस देन VE, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ओके, इट विल कंटिन्यू टू व्हाट, ओके, फॉलो द एलिप्टिकल पाथ,
ओके, और ये ऑर्बिट में वो घूमते रहेगा, ठीक है। यस, अच्छा इसमें एक और केस आता है, दैट इज जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इफ वी एच इज इक्वल टू वी, तब क्या होता है, सो इट विल फॉलो व्हाट, अ पैराबोलिक पाथ, ओके। एंड वी एच ग्रेटर देन वी, तो हम लोग बोलते हैं इट विल फॉलो अ हाइपरबोलिक पाथ। ये क्लियर है? तो ये आपके डायग्राम जो है उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है v इज ग्रेटर देन v, तो ये जो पाथ है, दिस पाथ, ये आपका, ओके, ये आपका हाइपरबोलिक पाथ है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इफ v इज इक्वल टू v, ओके, तो यहाँ पे एक और पाथ आएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, okay? वो आपका पैराबोलिक पाथ है, वो ये डायग्राम में मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने। आई होप आपको ये क्लियर है कि आपका ये पैराबोलिक पाथ रहेगा। ये क्लियर है? ठीक है। और सपोज v इज ग्रेटर देन v, तो ये आपका हाइपरबोलिक पाथ है। तो ये जितने भी केसेस हैं, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के, एक बार ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में एक जगह पे गलती की हुई उन्होंने, एपोगी और पेरिगी को क्या कर लिया है, कंफ्यूज कर लिया है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये आप गूगल भी कर सकते हो। पेरिगी इज व्हाट, तो पेरिगी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और एपोगी क्या है, तो इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। ये आपको जितने भी केसेस है वो अच्छे से क्या करने हैं, ओके, रिवाइज करके रखने हैं। इसके ऊपर भी सीईटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, जिसके साथ हम लोग ऑलमोस्ट ये टॉपिक क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ओके। हमारा जो केस है वो हम लोग बोलेंगे, ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यस, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अभी ये केस में हम लोग डायग्राम कुछ ऐसे बना देंगे कि लेट अस से ये अर्थ है, ओके, और अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज एट रेस्ट। तो हम लोग बोलेंगे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यस, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का सेंटर और अर्थ के सेंटर में जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, तो विल से इट विल बी gravitational potential into mass of object। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, ओके, इट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, ओके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज वर्क डन पर यूनिट मास, ओके, टू होल्ड द मास, ओके, और टू बाइंड द मास इनसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट बेसिकली माइनस जी एम अपॉन आर इंटू व्हाट मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज स्मॉल एम, तो ये आपका हो जाता है माइनस जी एम अपॉन आर, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, उसने बाइंड करके रखा हुआ है, ओके। जो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मोशन दे रहा है, फ्री कर रहा है, ओके, बाइंड नहीं कर रहा है। ये क्लियर है? इसको मैं रिजल्ट वन बोल देता हूँ। मैं बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो अभी ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो टोटल एनर्जी रहेगा दैट विल बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच विल बी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जीरो। तो कैन आई से टोटल एनर्जी हियर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर है? अब हम लोग बोलते हैं कि जो टोटल एनर्जी रहता है, ओके, तो वो जो एनर्जी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, वो पोटेंशियल फॉर्म में। तो अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को फ्री करना है तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, ओके, एक काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। और वो काइनेटिक एनर्जी क्यों देना पड़ेगा, तो मुझे उसको फ्री करना है फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। तो हम लोग बोलेंगे दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके,
that has to be given to an object so that it escapes the earth's gravitational field. okay या फिर it gets free from the earth's gravitational field. अब ये बाइंडिंग एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगी, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो फिलहाल मैं ऐसा बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी विच इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस जी एम एम अपॉन आर. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस जी एम एम अपॉन आर विच बिकम्स इक्वल टू वॉट, प्लस जी एम एम अपॉन आर. और जैसे मैंने बोला है ये हम लोग कौन से फॉर्म में रहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं. वो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैं बोलूँगा हाफ एम वी ई स्क्वायर. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वी इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये जो एनर्जी है ओके यस, तो किससे मिलेगी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं, और ये जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट को क्या करने वाला है, तो इट इज गोइंग टू मेक इट फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एस्केप वेलोसिटी. हम लोग बोलेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो देने वाले हैं दैट इज वॉट एक्चुअली द बाइंडिंग एनर्जी. तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. हाफ एम वी ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस जी एम एम अपॉन आर. इसमें से स्मॉल एम कैंसिल हो गया. आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ट्वाइस जी एम अपॉन आर. यू विल गेट वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एम अपॉन आर. ये क्लियर है आप लोगों को. तो ये क्या आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है. ठीक है. अच्छा, अभी हम लोग बोलते हैं कि अगर सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उसमें उसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर. ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था एक केस. तो ये कौन सा केस है, हम लोग बोलते हैं व्हेन एच इज वेरी मच लेस देन आर. अगर आपको याद रहेगा तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर. तो अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे मिलेगा वी ई इज इक्वल टू वॉट, रूट टू टाइम्स वी सी. तो ये फॉर्मूले के ऊपर भी हम लोग बोलते हैं सीईटी में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. यस. अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, नेक्स्ट केस. ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ये स्क्रीन को क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ. तो जो अभी हमारा अगला केस है उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ही एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोगों ने दे दिया है. ओके, एंड दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट हाइट एच, यानी ये एक सैटेलाइट है, तो वो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नहीं है, लेकिन ओके फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज एट डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच. ओके, नाउ वी एच इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू वी सी. तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो सैटेलाइट है पहली बात तो स्टेशनरी नहीं है. ओके, इट इज मूविंग इन वॉट, सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये आपका सेकंड केस है. यहाँ पे भी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं. ओके, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ क्रिटिकल वेलोसिटी. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉट, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ घूम रहा है. ओके, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर जो है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन, अब ये जो आर प्लस एच है तो इसको मैं स्मॉल आर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर. ओके, द होल स्क्वायर. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी वॉट, तो इसको पूरा सॉल्व आप करोगे तो आपको मिलेगा जी एम एम अपॉन ट्वाइस आर. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसका सेम फॉर्मूला है विच विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ सैटेलाइट. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी माइनस जी एम अपॉन, पिछले टाइम कैपिटल आर लिया था, इस टाइम आप लोगों को आर प्लस एच लेना पड़ेगा. ओके, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप निकालते हो तो उसमें जो डिस्टेंस लेते हो दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, उसको मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, दैट इज वॉट पोटेंशियल एनर्जी. और वो नेगेटिव रहेगा, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया वो नेगेटिव क्यों है, बिकॉज तो ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है नेगेटिव, और काइनेटिक हम लोग क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव. तो ये केस में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ओके, तो वो आपका बन जाता है जी एम एम अपॉन टू आर प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर. ओके, इसको सॉल्व किया तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी माइनस जी एम एम अपॉन टू आर. ओके,
यस, दिस इज द टोटल एनर्जी, और जो बाइंडिंग एनर्जी रहेगा दैट विल बी व्हाट, प्लस GMM अपॉन 2। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जो एडिशनल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, ओके, यस, तो वो आपको कितनी देनी पड़ेगी, इट विल बी प्लस GMM अपॉन ट्वाइस आर। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो सैटेलाइट है इट विल एस्केप्स द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोगों ने आज क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी, फिर जो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट है उसके केसेस ये देख लिए, और फिर हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी का भी कंसेप्ट देख लिया, ठीक है। तो आई होप इसका जितना भी ओवरऑल मेन कंसेप्ट है वो हम लोगों ने क्या किए, ग्रेविटेशन के रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। ओके, वेटलेसनेस कंडीशन क्या है तो हम लोग वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक में और भी दो छोटे कंसेप्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक है वेटलेसनेस कंडीशन और दूसरा वाला जो है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब वेटलेसनेस कंडीशन क्या है? ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, या कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग जब अर्थ या फिर कोई रिजिड सरफेस के ऊपर खड़ी रहती है, ओके, तो वो क्या है बेसिकली अपना वेट, ओके, नीचे की तरफ क्या करती है, एक्सर्ट करती है। अब जब वो वेट नीचे की तरफ एक्सर्ट करती है तो हम लोग बोलते हैं ये जो रिजिड सरफेस है, ओके, यस, या फिर इसको हम लोग ग्राउंड ही बोलेंगे, तो वो ग्राउंड क्या एक्सर्ट करता है, ओके, वो एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता है। तो इन केस ऑफ अस ह्यूमन बींग्स हम लोग बोलते हैं कि जब जब हम लोग अपने पैरों पे खड़े रहते हैं तो हमारा जो वेट है, ओके, वो ग्राउंड के ऊपर एक्सर्ट होता है। ग्राउंड क्या करता है, उसके अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन, ओके, हम पे एक्सर्ट करता है। तो जब वो नॉर्मल रिएक्शन हम पे एक्सर्ट करता है तो जो हमारे पैरों के मसल्स हैं, ओके, उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। और जब वो स्ट्रेस डेवलप होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वी फील वॉट आर ओन वेट, यानी हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे बॉडी का कुछ तो भी वेट है। तो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेट तो आपका हमेशा एग्जिस्ट होगा, लेकिन आपको आपका वेट कब फील होगा, जब नॉर्मल रिएक्शन क्या है आप फील करते हो, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ओके, एक एलिवेटर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज अ एलिवेटर। अब ऐसा समझ लो, इनिशियली द एलिवेटर इज एट रेस्ट। तो अभी यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ओके, अभी ये एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है, इमेजिन करो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग बोलेंगे जो आदमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओके, उससे वो वेट एग्जर्ट कर रहा है नीचे की तरफ, W इक्वल टू एम जी, ठीक है। और वो कहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है वेट, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, ये आपको ध्यान में रखना। और जो फ्लोर ऑफ द लिफ्ट है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे वो जो लिफ्ट है वो स्टेशनरी है, वो केबल्स को कनेक्टेड है। केबल्स किसको कनेक्टेड है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक जो मशीन है ऊपर पूरा एलिवेटर का जो उसका सिस्टम है उसको कनेक्टेड है। और वो सिस्टम किसको कनेक्टेड है, बिल्डिंग को कनेक्टेड है। तो हम लोग बोलेंगे एलिवेटर इज नाउ एक्टिंग एज वॉट, अर्थ, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, यस। तो जब आदमी अपना वेट एक्सर्ट करेगा तो एलिवेटर क्या एक्सर्ट करेगा उस पर, नॉर्मल रिएक्शन। तो ऐसे केस में आदमी क्या कर रहा है, अपना जो वेट है वो फील कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा समझ लो कि ये जो एलिवेटर के जो केबल्स हैं, ओके, हम लोगों ने वो क्या कर दिए, कट कर दी। अब क्या होगा ऐसे केस में, जो आदमी है और एलिवेटर है दोनों एक साथ क्या होंगे, नीचे आएंगे, ओके, और दोनों सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्या होंगे, नीचे आएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री फॉल कंडीशन। एंड फ्री फॉल कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि द मैन इज अनेबल टू exert his weight on the floor, ठीक है। एकदम सिंपल बात है, ये आदमी है और ये फ्लोर है, दोनों एक ही एक्सीलरेशन के साथ नीचे आ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो लिफ्ट के अंदर आदमी है या एलिवेटर के अंदर आदमी है और जो एलिवेटर का फ्लोर है वो एक साथ क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ऐसे केस में ओके, ये जो आदमी है ही इज अनेबल टू एक्सर्ट वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ओके, अगर वो वेट एक्सर्ट नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा वो क्या होगा, इट विल बी जीरो। और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है तो आदमी का वेट जीरो नहीं होगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फीलिंग क्या आती है कि वो वेटलेस हो गया या जीरो ग्रेविटी की फीलिंग आती है। तो वेटलेसनेस कंडीशन को बहुत बार जीरो ग्रेविटी भी बोला जाता है, जीरो ग्रेविटी कंडीशन कुछ बुक्स में बोला गया हुआ है, ओके, तो एग्जाम में आ सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, तो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आदमी का मास जीरो हो गया या उसका वेट जीरो हो गया, ओके, वो नॉर्मल रिएक्शन फील नहीं कर रहा है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर है। अब सेम केस हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ सैटेलाइट होता है। तो ऐसा समझो कि एक मैन्ड सैटेलाइट है, के अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो सैटेलाइट बोलो या उसको स्पेस स्टेशन बोलो,
वो स्पेस स्टेशन जो है वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब लिफ्ट या एलिवेटर गिरता है तो वो अर्थ के टूवर्ड्स गिरता है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ये अर्थ के टूवर्ड्स नहीं आ रहा है। ओके, यस, ये इस तरह से नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहा है, इट इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट। उसके पीछे कारण क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर ओके इज एक्टिंग एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग बोलेंगे स्टिल इवन इफ इट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ओके इट इज अंडर व्हाट, अ कंडीशन विच इज सिमिलर टू फ्री फॉल कंडीशन। तो यहाँ पे भी जो स्पेस स्टेशन के अंदर जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपना वेट क्या है एक्सर्ट नहीं कर पाते, और वो लोग क्या है नॉर्मल रिएक्शन भी फिर फील नहीं करते, यानी उनके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है वो भी ऑलमोस्ट क्या रहता है, जीरो रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दे फील द वेटलेसनेस कंडीशन। और अभी जो सेकंड पार्ट है दैट इज व्हाट, ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो बहुत सिंपल है, हम लोग बोलते हैं कि अगर अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में ओके, यस, अगर हम लोग एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और जिसका टाइम पीरियड क्या है, 24 आवर्स है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए उसका टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 24 आवर्स रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब अर्थ रोटेट होती है तो सैटेलाइट उसके साथ क्या हो रही है, मूव हो रही है। तो सैटेलाइट जो भी ओके पर्टिकुलर लोकेशन पे फोकस्ड है, तो अर्थ के रोटेशन के साथ हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि सैटेलाइट का रेवोल्यूशन और अर्थ का रोटेशन क्या है, सिंक्रोनस है। इसके पीछे कारण क्या है, तो दोनों का टाइम पीरियड जो है उनके पीरियोडिक मोशन का वो सेम। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ओके, तो ये आप लोगों को बताया, मैं बस थोड़ा सा क्या कर रहा था, इसका रिविजन ले रहा था। अच्छा, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इट इज ओके ऑलवेज लॉन्च्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। यस, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इसको एक बार अच्छे से आप लोगों ने रीड करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ हमारा ग्रेविटेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोगों ने पूछना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों ने ग्रेविटेशन टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक है। यस, तो उसका कुछ भी डाउट या क्वेरी होगा आप लोग ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो रोटेशनल मोशन है, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखाया है, एक रिजिड बॉडी है, और ये जो रिजिड बॉडी है इट इज मूविंग अबाउट, और यू कैन से इट इज रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। अब रिजिड बॉडी ये ना बेसिकली क्या, तो हम लोग बोलेंगे अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा है तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वो बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगा, यानी उसका शेप या साइज चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिजिड बॉडी, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजिड बॉडी है हम लोग बोल रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ एन पार्टिकल्स, जिसके मासेस क्या है, m1 m2 सो ऑन टिल mn, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे टोटल मास ऑफ बॉडी इज गिवन बाय कैपिटल M विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन डॉट 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 टिल mn, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि जो m1 m2 ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका सबका मासेस सेम है, ये इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, यस, यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि m1 और m2 जो है तो वो इक्वल भी हो सकते हैं या फिर अनइक्वल भी हो सकते हैं। ओके, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो पूरी बॉडी इट इज मेड अप ऑफ एन पार्टिकल्स, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब ये जो एन पार्टिकल्स हैं तो इनका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मैंने क्या बोला हुआ है, इनके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस क्या है, R1 R2 R3 सो ऑन टिल Rn, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। और हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ बॉडी का डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जब कोई बॉडी ओके अबाउट एन एक्सिस रोटेट हो रही है सच दैट वो जो एक्सिस है वो उसमें से पास हो रहा है, बॉडी में से ही पास हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी के ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स हैं अराउंड द एक्सिस वो क्या करते हैं, दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये ना, यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से द पार्टिकल m1 ओके ऑफ मास m1 ओके, तो जब बॉडी रोटेट होगी तो वो क्या करेगा, इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ऐसे, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ओके, पहली बात तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ओमेगा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो हम लोग बोलेंगे ये जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म करेगा, फिर यूसीएम करेगा। अगर वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है ओके, तो हम लोग बोलते हैं उसका लीनियर स्पीड भी होगा। ओके, तो मैं बोलूंगा वो जो लीनियर स्पीड है उसको मैं v1 बोल देता हूँ, विच विल बी गिवन बाय व्हाट, r1 इंटू ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली पार्टिकल 2 के लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्पीड रहेगा जिसको मैं बोल देता हूँ v2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
तो पार्टिकल 1 की जो स्पीड रहेगी दैट विल बी r1 इंटू ओमेगा, पार्टिकल 2 की जो स्पीड रहेगी दैट विल बी r2 इंटू ओमेगा, एंड जो nth पार्टिकल रहेगा, ओके लेट अस से ये जो nth पार्टिकल है इधर दिखाया है, ओके तो ये पूरी बॉडी जो है लेट अस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे vn, ओके सो जो vn रहने वाला है, यहाँ पे दिखा देता हूँ डॉट डॉट डॉट, vn विल बी इक्वल टू व्हाट, rn इंटू ओमेगा। सबके जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सेस वो अलग है, ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जो ओमेगा है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मैं ये जो हम लोगों ने दिखाया हुआ है तो थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो v1 v2 सो ऑन, ठीक है, एंड vn, ठीक है। तो vn इज व्हाट, तो लीनियर स्पीड ऑफ nth पार्टिकल, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर r3 है, सॉरी यहाँ पे अगर m3 है, ओके तो मैं बोलूँगा जो m3 का लीनियर स्पीड रहेगा वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, this will be what, v3, okay so this is v1 v2, okay this is v3 let us say, ये जो भी है, okay आई होप आपको ये क्लियर है, ओके तो ये हम लोगों ने डेरिवेशन क्लास में भी किया हुआ है। अब मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर हर एक पार्टिकल को लीनियर स्पीड अवेलेबल है, okay, तो मैं बोलूँगा कि हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, तो मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हाफ m1 r1 ओमेगा द होल स्क्वायर, ओके इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल क्या मिलेगा मेरे को, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके एंड मैं बोलूँगा सो ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल क्या मिलेगा आपको, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू सबके लिए क्या है, इट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक है, ये सेकंड पार्टिकल का है, एंड ऐसे करते करते ये nth पार्टिकल का एनर्जी हो गया। तो मैं बोलूँगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो सिंस एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं इनको डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, मैं बोलूँगा हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाता है, ओके और बचेगा क्या ब्रैकेट में, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। मैंने थोड़ी मेरी स्पीड बढ़ा दी है, ओके यस आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कुछ डाउट आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, इनको जो हम लोग ऐड करते जा रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, समीशन ऑफ mi स्क्वायर वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और ये जो पैरामीटर है, ओके इसको ही हम लोग आगे क्या लिखेंगे एज कैपिटल आई, ओके वेयर कैपिटल आई इज व्हाट, summation of mi ri square where I goes from 1 to n and it is called as moment of inertia, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके तो हम लोग बोलते हैं फॉर अ रोटेटिंग बॉडी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, इट इज गिवन बाय समीशन ऑफ mi ri स्क्वायर वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। अभी अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो बॉडी इट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है ना, इट इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कोई पॉलीमर मटेरियल है, या जैसे हम लोग बोल रहे हैं कोई प्लास्टिक मटेरियल है, ओके उसका बॉडी बना हुआ है, ओके यस तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके विल से I is given by the formula summation of r square dm, okay where dm is what, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये रैंडम शेप का बॉडी है, लेट अस से इसको हम लोगों ने रबर या प्लास्टिक से बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एक छोटा सा मास कंसिडर करता हूँ dm, इसका डिस्टेंस क्या है r है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा अबाउट दिस एक्सिस विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, r स्क्वायर dm। तो इंटीग्रेशन एंड समीशन क्या है, सिमिलर ही है, ये आपको आ रहा है समझ में। तो आइदर वी गो फॉर दिस फॉर्मूला जो भी एप्लीकेबल होगा, या फिर ये फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये जो दोनों फॉर्मूलेज है वो क्या है, वैलिड है, ठीक है यस। एनीवे तो ये आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको नोट करना है आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है यस। मैं अभी फिलहाल इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन समझ में आया। तो पिछला जो डेरिवेशन था उसमें हमको क्या मिला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी
is half I omega square, where I is what? Moment of inertia. I is given by either the formula summation MIRI square, where I goes from 1 to n, और अगर बॉडी कंटिन्यूस रही, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज गिवन बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूलेस क्या है? वैलिड है। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे लीनियर मोशन में हम लोग बोलते हैं देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज इनर्शिया विच डिपेंड्स ऑन व्हाट? मास। वैसे ही हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन में there is a term which is called as rotational inertia, which depends on what? Moment of inertia. In fact हम लोग बोलते हैं rotational inertia itself is what? Moment of inertia. ठीक है। अब अगर मैं कंपैरिजन बोलूँ तो एकदम सिंपल है कि जो बॉडी का मास जाता है, ओके, उसको मोशन में लेके आना, ओके, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास ज़्यादा है तो उसको अगर आपको मूव करना है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यानी लीनियर मोशन में, ओके, हम लोग बोलते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो मोशन सेट करती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोर्स। ठीक है। अच्छा, जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा रहता है। तो जब वो बॉडी को हम लोग मोशन में लेके आते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं कि जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसको रोटेशन में लेके आने के लिए मुझे ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन को कंपेयर करके उसके जो भी पैरामीटर्स है, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है वो समझ में आया, और ग्रेविटेशन भी जो हम लोगों ने आज किया है पार्ट, ओके। ग्रेविटेशन में कौन सा पार्ट देखा है हम लोगों ने? तो वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद वेटलेसनेस कंडीशन और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी हम लोगों ने डिस्कस की। तो इसको विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर। ओके, थैंक यू।